Hello to students of class 11th, and class we are going to start with lesson number 6, that is state of Indian economy on the eve of independence. In this chapter we are going to read that what was the state, what was the condition of Indian economy when we were about to get independence, on the eve of independence. When we say on the eve of independence, that means just exactly one evening before. एक शाम पहले जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी, मतलब 1947, 14 अगस्त 1947 को क्या हालत थी इंडिया की. So we are going to read this. First thing is this. हम हालात पढ़ेंगे भारत के आज़ादी के समय में क्या थे. तो पहला first one is your colonial economy. की कंडीशन क्या थी. First colonial economy. Colonial economy मतलब ये है कि India was colony of Britishers. That means Britishers were ruling Indians. They were exploiting all the raw resources from India and taking it to England. ठीक है. Indian economy was reduced to status of a colonial economy during the period during the period of colonial economy or the Britishers rule over India. The period was too harsh and all the resources were taken back to England. ठीक है. Now India emerged as the main market for the industrial products of England. England के जितना सामान था industrial product था वो सारा का सारा इंडिया उसके बहुत बड़ा मार्केट बन चुका था. All the raw materials were taken from India to England and the final goods were prepared there and it was sold back to Indians only at higher prices. इंडिया को बोला, इंडियन प्रोड्यूसर्स को, फार्मर्स को बोला जाता था कि आप रॉ मटेरियल उगाओ हमारे लिए, कॉटन उगाओ, इंडिगो उगाओ, इस तरह की चीज़ें उगाओ ताकि वो चीज़ें हम अपनी कंट्री में ले जा सके और वहाँ पे क्या कर सके, इंडस्ट्री से उनके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाए जा सके. फर्स्ट इज कॉलोनियल इकोनॉमी. सेकंड इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी. व्हेन आई से स्टैग्नेंट मतलब होता है नो मूवमेंट. इंडियन इकोनॉमी में कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई भी ग्रोथ नहीं थी. इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ ही नहीं रही थी, एक जगह रुक गई थी. दिस इज नोन एज स्टैग्नेंट इकोनॉमी. क्योंकि जितना भी कामकाज इंडियन इकोनॉमी में चल रहा था वो सारा अपने लिए ना चल के ब्रिटिशर्स के लिए चल रहा था. तो भारत एक क्या हो चुकी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो चुकी थी. इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी. एस्टिमेट बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट शो दैट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल per capita income of India was very low at that time and the poverty level was very high. The absolute or the relative poverty was very high and because all the production done in India was taken to England. So this is what we are going to say. I am trying to tell you that the growth was not there, development was not there. India was a backward economy, stagnant economy. Second, poor and backward economy. We were very poor and backward. बहुत ज़्यादा पुअर थे हम और बैकवर्ड थे. पुअर कैसे थे, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे, डोंट हैव मनी, काम भी नहीं था उनके पास. और बैकवर्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना टेक्नोलॉजी थी, कोई ना मशीनरी थी, ना इंडस्ट्रीज थी, ना रेलवे था, कुछ भी नहीं था. बैकवर्ड इकोनॉमी बन चुकी थी क्योंकि अंग्रेजों ने इसे बहुत ज़्यादा लूटा. इंडियन इकोनॉमी रिमेन पुअर एंड बैकवर्ड. मोस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट एज मैनी ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल agreed that India was sinking in poverty during British period. ये माना गया कि जो ये इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी थी, वो ब्रिटिश पीरियड में डूब रही थी, सिंक कर रही थी. ब्रिटिश राइट पीपल कुड हार्डली गेट देयर बेसिक एबिलिटीज, बेसिक नीड्स. लोगों को अपनी बेसिक चीज़ें भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी, मतलब रोटी खाने के लिए भी दे हार्डली यूज्ड टू गेट. ठीक है. वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ द बैकवर्ड इकोनॉमी इज द हाई बर्थ ऑफ रेट एंड हाई डेथ ऑफ रेट. भारत में जो एक रीजन था कि हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड क्यों थे, वो इसलिए था कि हमारे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थे, बच्चे बहुत पैदा होते थे और बच्चों की मरने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थे. और डेथ रेट इसलिए ज़्यादा थे क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी. बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज रिफ्लेक्टेड इन मेनी सोशल एंड कल्चरल सिनेरियो ऑफ दैट टाइम. So we can say that India was a poor and backward economy. Next is stagnant and traditional agriculture. Now stagnant and agriculture, backward and traditional agriculture मतलब ये है कि इंडियन का एग्रीकल्चर बहुत ट्रेडिशनल था. ट्रेडिशनल मतलब we were using old techniques, old machineries,
old kind of seeds we were using. We never had latest technologies as it was in the case of other countries, but it was not in the case of India because we were not using industrial made technologies for our farming. We were using all those obsolete backward techniques. ठीक है, the vast number of small peasants, students and sharecroppers and no resources or incentive for the improvement of agriculture was given by the British government. The British government was not giving any sort of any budget, any sort of any money, any sort of any help to the farmers for developing the agriculture sector of India. The money lenders and the merchants in the rural area use their resources. ठीक है, मनी लेंडर्स जो थे एग्रीकल्चर एरिया में या रूरल एरिया में लोगों को उधार देकर के उनको अपना गुलाम बना लेते थे. तो ये दैट्स आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन. ठीक है, एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट रहा बहुत सालों तक. ठीक है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा एग्रीकल्चर बहुत कम हो चुका था. एग्रीकल्चर सफर्ड फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी के साथ प्रॉब्लम थी हमारी कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी. नाउ हमारा प्रोडक्शन लो क्यों था? क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी अपनी फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए. ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे को कोई पैसा देती ही नहीं थी. कमर्शियल एग्रीकल्चर धीरे धीरे क्या होने गया, डेवलप किया जाने लगा. लोगों के खाने के लिए चीजें नहीं थी, लेकिन कमर्शियल मतलब वो सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उगाए जाने लगे जो कि ब्रिटिशर्स बेच करके अपनी कंट्री में इस्तेमाल कर सके. ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडियन कॉमर्स के बारे में नहीं सोचा. ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ऐसे प्रोडक्ट इनसे उगाए जाए जो कि अपनी कंट्री में बेचे जा सके या अपनी कंट्री में वो इस्तेमाल कर सके. फोर्थ इज वीक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. वीक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो था ना भारत का बहुत कमजोर था. इंडस्ट्रीज बहुत कम थी और जो भी इंडस्ट्री स्टार्ट की गई या बनाई गई वो सारी की सारी किसके लिए थी? वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के बेनिफिट के लिए ही थी. तो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ हेल्पिंग एंड एनकरेजिंग ब्रिटिश इंडस्ट्री एट द कॉस्ट ऑफ फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट लीड्स टू डिक्लाइन ऑफ अर्बन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया. जो भी हैंडीक्राफ्ट्स थे भारत में, जो भी हाथ से किए जाने वाले काम थे, वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स अपनी कमाई के लिए या अपने फायदे के लिए यूज किए जाने लगे, जिसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा क्या हो गई, नीचे स्तर तक गिर गई. ठीक है, और क्या हुआ इसके अलावा एज एक्सप्लेन्ड कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड अ डेलिब्रेट पॉलिसी. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेलिब्रेट पॉलिसी अपनाई कि जिसमें बहुत टैक्सेस लगाए जाने लगे कि आप जो बनाओगे, जो इंडिया से बाहर जाता था तो उस पर लो टैक्स रहता था, लेकिन जो बाहर से इंडिया आता था बन करके, इंडिया के भारत से जो बन के बाहर से आ रहा था इंग्लैंड से इंडिया, उसमें बहुत हाई टैक्सेस लगाए गए. तो वो भी एक रीजन था कि लोगों ने हैंडीक्राफ्ट को क्यों छोड़ दिया. इसके अलावा क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम स्वदेशी मूवमेंट. लेकिन जब गांधी जी आए, स्वदेशी मूवमेंट किया, इसके अंडर उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स के बनाए हुए गुड्स को नो करो और खादी को अपनाओ. इस केस में क्या हुआ, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया इंडस्ट्रीज में, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी तरफ से कोई भी बजट या कोई भी हेल्प इंडियन इंडस्ट्रीज की नहीं करी. ठीक है, सो अ नोटेबल फीचर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर वाज द वर्चुअल एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रीज. भारत में एक प्रॉब्लम जो इंडस्ट्रीज के साथ थी वो थी कि कैपिटल मशीनरी का उपयोग क्या था, कम से कम किया गया उस वक्त. इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी हमारी तरफ इंडस्ट्रीज में ध्यान ही नहीं दिया. उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप करी, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल मिल को उन्होंने स्टार्ट किया ताकि वो अपना फायदा उससे कर सके, और हमारे बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, जिससे इंडियन इंडस्ट्री क्या रही है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत वीक हो गई. ठीक है, नेक्स्ट इज योर डिस्मल डेमोग्राफिक प्रोफाइल. डिस्मल मतलब दुखी, डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ प्रोफाइल. हमारा जो पॉपुलेशन प्रोफाइल था वो बहुत ही खराब था. मतलब हमारे यहाँ बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थे, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थे. हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज लाइफ जो थी व्यक्ति की जीता है वो बहुत कम थी. हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी. जो सेक्स रेशो था वो भी बहुत ज़्यादा क्या था, गड़बड़ा रखा था. मतलब फीमेल और मेल का जो रेशो है वो भी बहुत गड़बड़ा रखा था. तो ब्रिटिश डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एक्सिबिट ऑल फीचर्स ऑफ अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी. बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी वेरी हाई. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बहुत ही कम थी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि एक व्यक्ति कितना जीता था एवरेज. तो भारत में लगभग उस वक्त एक आदमी 32 ईयर्स तक ही जी पाता था, क्योंकि वो किसी न किसी डिजीज से मर ही जाते थे, क्योंकि उनको टाइम पे दवाइयाँ नहीं मिलती थी, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत खराब थी, और बचपन में जो टीके लगते हैं, वैक्सीनेशन होती है, वो भी अवेलेबल नहीं थी. तो भारत में डिस्मल डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी था. नेक्स्ट इज अनसैटिस्फैक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर. सेवंथ इज अनसैटिस्फैक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब ये है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ब्रिजेस, रोड, रेलवेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारा बहुत गड़बड़ा रहा था. लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आता.
द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन हो गया, सब चीज़ें हो गई, ये सब क्या था, बहुत ही खराब था। इससे हम इस स्थिति में नहीं थे कि बहुत सारा पैसा इस तरफ लगा सकते, और कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी जेबों को भरने से क्या था, मतलब था। तो ये क्या है, कुछ फीचर्स हैं भारत की इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब भारत आज़ादी के समय में भारत की कंडीशन क्या थी, ठीक है। और एक तो इसमें बोला गया है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी दो तरह के होते हैं, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक क्या होता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि सोसाइटी को डेवलप करता है, जैसे कि आपका हो गया हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो देश को डेवलप करने में मदद करेगा, जैसे कि आपका हो गया बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये जो था हमारा, ये भी बहुत गड़बड़ा रखा था। ऑल टुगेदर कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पूरा सिस्टम था वो बहुत खराब था, और उसको खराब करने वाले कौन थे, उसको खराब करने वाले ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने अपने फायदे के लिए बहुत सारी चीजें स्टार्ट करी, जैसे कि रेलवे की शुरुआत करी। रेलवे की शुरुआत व्हाई डू यू थिंक क्यों की गई होगी? रेलवे की शुरुआत मेरे ख्याल से भारत में 1885 के आसपास स्टार्ट हुई होगी, कुछ ऐसा। और पहली ट्रेन जो मुंबई से थाने की ओर चली थी, और ट्रेन की शुरुआत भी इसलिए की गई ताकि वो लोग अपना इंग्लैंड में बना हुआ सामान भारत में लाए, और भारत में लाने के बाद ट्रेन से वो भारत की कोने कोने में पहुंचाए। ट्रेन से कोने कोने में पहुंचाएंगे तो लोग उनका सामान खरीदेंगे, क्योंकि वो फैक्ट्री में बना हुआ है, इंडस्ट्री में बना हुआ है। भारत से वो लेके गए कॉटन, जिससे कपड़ा बनता है, अपनी कंट्री में, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने उसको क्या किया, उससे कपड़ा बनाया और भारत को ही बेच दिया। मतलब कॉटन हमारा, जिससे आप हमारे कपड़ा बना रहे हो और हम ही को बेच रहे हो, महंगा बेच रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, भारतीयों को ये लगा कि यार मशीन का बना हुआ कपड़ा अंग्रेज इंग्लैंड से बनकर गया है, तो उन्होंने पहनना भी शुरू किया। लेकिन बाद में जब गांधी जी आए और उन्होंने बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला त्याग दो, अंग्रेजों के बने हुए कपड़ों को त्याग दो, अपने हाथ से बने हुए खादी के कपड़े पहनो, क्योंकि उस पर लोग चरखे चला करके खादी के कपड़े बनाते थे। उस वक्त भी मशीनें नहीं थी, ये भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी हमको स्कोप ही नहीं दिया डेवलप होने का, ना ही हमने कभी कोशिश करी। सो काफ़ी कोशिश होने के बाद देश को आज़ादी मिली, लेकिन उस वक्त जब देश को आज़ादी मिल रही थी तो ये हालात थे। तो बेसिकली हम यहाँ क्या पढ़ते हैं कि भारत आज़ादी के समय क्या हालात में गुजरा था। तो पहला कॉलोनियल इकोनॉमी थी हमारी, हम कॉलोनियल मतलब हम किसके राज में थे, ब्रिटिशर्स के राज में थे। दूसरा हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, मतलब कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, ना आगे बढ़ रही थी, पीछे तो थी, आगे बढ़ रही थी, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, बहुत लोग पुअर थे। पुअर एंड बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारी, लोग बहुत गरीब थे। बैकवर्ड मतलब हर चीज़ में हम पिछड़े हुए थे, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर चीज़ में। स्टैग्नेंट एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट था, रुक गया था एक तरह की जगह पे, आगे बढ़ नहीं रहा था। हमारा जो भी प्रोडक्शन था वो बहुत कम होता था, क्योंकि हमारे पास ना सीड्स थे ना मशीन थी। अब पुराने तौर तरीकों से क्या करते थे, खेती करते थे, बारिश का इंतजार करते थे कि बारिश होगी तो खेतों को पानी मिलेगा, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन का कोई सिस्टम था ही नहीं। वीक एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, हमारी इंडस्ट्रीज बहुत कमज़ोर थी, हमारी इंडस्ट्रीज में कुछ था ही नहीं। जो हैंडीक्राफ्ट्स हम करते थे, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स वर्ल्ड ओवर फेमस थे, हाथों से बनी चीज़ें वर्ल्ड ओवर फेमस थी, वो इंडस्ट्री भी हमारी अंग्रेजों ने तबाह कर दी, और अपने फायदे की इंडस्ट्री भारत में चालू कर दी, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी और कॉटन इंडस्ट्री भी। बाकी हमारा सब उन्होंने तबाह कर दिया। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, हमारा पॉपुलेशन को लेकर के जितनी भी चीज़ें थी सारी खराब थी। पॉपुलेशन में हमारे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थे, बच्चे बहुत पैदा हो रहे थे और बच्चे मर भी बहुत रहे थे। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, मतलब लोग जो एवरेज लाइफ जीते थे वो 32 के आसपास जीते थे, और आज के समय पर जीते वो 65 के आसपास जीते। जब हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इसका मतलब होता है कि एक आदमी एक कंट्री में लगभग कितने साल जी रहा है। तो उस वक्त एक आदमी लगभग 32 के ईयर्स के आसपास जीता था, क्योंकि उसके पास मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत कमजोर था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो सारी चीज़ें जो हमको देश को मजबूत बनाए, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें हमको एक देश को मजबूत बनाती है। लेकिन भारत के केस में क्या था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। आज के देश में, आज की डेट में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉग है। अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है, इकोनॉमिकली भी एंड सोशली भी, और बढ़िया कर चलना है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ही आता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ही सहारे आप बाकी चीज़ें डेवलप कर सकते हो। तो
So children, this was your lesson number 6 and we are finished with it. The name of the lesson was State of Indian Economy on the Eve of Independence. So basically हमने characteristics कर दी थी कि भारत की characteristics क्या थी, क्या पहचान थी, क्या status था भारत का on the eve of independence. I hope the chapter is clear to you and soon I will be sending you the notes and jot down the notes in your notebooks. So I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself. Stay at home and stay healthy.